हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जहां हम आप लोगों के सामने ऑनलाइन एजुकेशन की एक नई श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं और जहां हम मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को आपके घर तक सारी तरीके से, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेट हो या क्विज फॉर्मेट हो या लेक्चर फॉर्मेट हो, सब तरीके से हम आपके पास पहुंच रहे हैं और आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है हम लोगों के साथ पढ़ने में। ऐसा मुझे डेफिनेटली पता चलता रहता है भाई। तो चलिए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना होता है, या उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये देखा था कि क्वेश्चंस किस तरीके के उस चैप्टर में आते हैं और हमें ये पता चला कि भाई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं अगर हम लैंग्वेज को ध्यान से देखते हुए चलें या क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलें तो हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एंड थ्रू आउट दी लेक्चर्स, यानी कि थ्रू आउट दी इंट्रोडक्शन एंड देन दी क्वेश्चंस वाला पार्ट एंड देन कमिंग ऑन टू दी ओलंपियाड लेवल वाला पार्ट, वहां हमें ये एहसास हुआ कि यार क्वेश्चंस जो है टफ नहीं होते बट लेंदी जरूर होते हैं, यानी कि उनको पूरा पढ़ना इज अ नेसेसिटी इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। तो आराम से बैठ जाओ यार, अपनी कॉपी किताबें खोल लो और कॉपी किताबें खोलने के साथ साथ मुझसे ये भी सुन लो कि 6 से 10 तक का ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन और एनटीएसी, एनएचसीएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन हम यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव की टीम आप लोगों के लिए लेकर के आई है, जो कि YouTube के थ्रू या YouTube के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रहा है। ठीक है, आगे बात करते हुए ये वो फैकल्टी टीम है जिन्होंने आपके लिए बेहतरीन सैंपल और स्टडी मटेरियल बना करके तैयार रख रखा है और वो चाहते हैं कि आप उस मटेरियल के थ्रू अपने सारे ओलंपियाड गोल्स और सारे कॉम्पिटिटिव गोल्स को क्रैक करते रहो। तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भाई टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल स्पेसिफिकली देखना है तो इन ग्रुप्स पे जाना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल का एक कॉपी रखा हुआ है, जहां से अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मटेरियल मेरे पास डेफिनेटली होना चाहिए तो आप लोग आएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ऊपर टॉप मोस्ट ऑफ द स्क्रीन पर सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में ये ऐसा ऐसा हिल रही है, तो उसको फटाफट से जो है अपने किसी भी ब्राउजर में एंटर कर दीजिए एंड एंटर प्रेस करने के बाद यू विल एंटर टू दी वेबसाइट, जहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर आप लोगों को मिलेंगे इस तरीके के दो पैकेजेस बने हुए। दोनों में से जो भी आपके लिए सुटेबल है, राइट, उसको अपना पैकेज बना लीजिए एंड पेमेंट गेटवे या प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के अंदर AK लाइव कोड यूज कीजिए टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% and to resolve all the queries regarding the package and how to study and how to like browse the lectures on YouTube, कहाँ हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए दो नंबर्स आपके सामने मौजूद है 9549041111 8204 सॉरी 8209412937। ये नंबर्स आप लोगों के सामने हैं, तो इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके सारी बातचीत कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में से तीनों में से जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो उसको अपना जो है पेमेंट करके अपना पैकेज अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे हो जैसा हो कैसे भी हो आप अपना सारा जो है चीजें अपनी बना सकते हैं, राइट। आगे बात कर लेते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर। यार ये जो है ना हमारी रेगुलर प्रथा है, इसको आप फॉलो करो और इसको फॉलो करते करते जो है अपनी कॉपी में या कमेंट बॉक्स के अंदर आई प्रॉमिस लिख दो फटाफट से। तुम्हें दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का वक्त ताकि तुम लोग जो है आई प्रॉमिस लिख सको, है ना। अल्फाबेट्स ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, इसीलिए फटाफट से कर लो यार, ठीक है। आई प्रॉमिस लिख दो और आई प्रॉमिस लिखने के साथ साथ ही पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये क्या हो रहा है भाई, आपने तो काफी ज्यादा रिवीजन कराओगे, डेफिनेटली रिवीजन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक फ्लो आप लोगों का बन जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मेरा मार्कर पता नहीं कहां चला गया, लेट मी फाइंड माय मार्कर, यस आई गॉट इट। चलिए, कहता है कि डायरेक्शंस को पढ़ लो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 6 लोगों के बारे में यहां कुछ बातचीत हो रही है, उनसे डेफिनेटली बात करेंगे। 6 persons are here sitting in a row, in 2 rows लिखा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब 3 in each ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 रो है और 3 बच्चे या 3 persons in a row बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा मेरे सामने दे रखा है।
अब मैं जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूं, क्या किसी डायगोनल का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, या डायगोनली सेटिंग वाला इंस्ट्रक्शन दे रखा है, या एंड टू एंड सेटिंग वाला इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ऐसा मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है साहब, मतलब इस लाइन से मुझे ये क्लैरिटी मिली कि ई ना तो यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा, ना यहां बैठेगा। ठीक है, क्योंकि एक रो के दो एंड होते हैं और यहां दो रोज हैं, इसका मतलब चार एंड। तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि या तो ई इधर बैठेगा या ई जो है इधर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ठीक है साहब, मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात कर लेते हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F का मतलब हो गया कि अगर F यहां है, सॉरी, अगर F यहां है, ठीक है, तो D यहां होगा। ठीक, क्या फेसिंग के बारे में हमें कोई जानकारी दी हुई है? ऐसा नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का फेस आपस में भी मान सकते हैं, दोनों का फेस सामने भी मान सकते हैं, जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा हो वैसा कर लेते हैं। बट एक बार ध्यान से देख लेते हैं यार कि कुछ कहा तो नहीं है। ठीक है, अगर एफ यहां हुआ तो डी यहां होगा, और अगर एफ यहां हुआ तो डी यहां होगा। ठीक है, ये किस केस में है भाई? जब दोनों का फेस आमने सामने है। ठीक है ना भाई, एफ के केस में लेफ्ट इधर और इधर वाले एफ के केस में लेफ्ट इधर। ठीक है, यही कहा था कि डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये एफ और ये एफ। ठीक है, चलिए, सी इज द नेबर टू ई। अब फंस गए हम। ठीक है, अब देखो, अगर एफ और डी वाली ये कंडीशन लेते हैं हम, तो सी इज द नेबर टू ई वो मुझे यही बनानी पड़ेगी। इसका मतलब मेरा ई यहां से हटेगा। कहां से हटेगा बेटा? मेरा ई जो है यहां से हटेगा, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि सी जो है ई का नेबर है ना? तो या तो सी यहां होगा या सी यहां होगा, ऐसा कंफर्म हो गया। इसका मतलब ई एंड ई कॉमा, सॉरी, ई एफ डी जो है ये ओपोजिट रोज में बैठे होंगे, इतना मुझे पता चल चुका है, क्योंकि सी यहां आएगा ई के पास, राइट? तो एग्जैक्टली अभी सी की कंडीशन भी डिफाइन नहीं है। सी इज द नेबर टू ई एंड इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू डी। इस वाली स्टेटमेंट से मुझे यह पता चला कि डायगोनली ऑपोजिट टू डी बैठेगा, तो इसका मतलब मेरा सी यहां पे नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बात कर लेते हैं। बी इज द नेबर टू एफ। बी इज द नेबर टू एफ। ये लो साहब, बी इज द नेबर टू एफ। और बताओ सर, और कोई दिक्कत? हाँ, अब एक लास्ट एलिमेंट बचा है, विच इज व्हाट? ए। तो ए मैं यहां लिख देता हूं। क्या ए के बारे में मुझे कोई डायरेक्शन दे रखा था? नहीं दे रखा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा सेटिंग अरेंजमेंट मैंने सही से बनाया है या नहीं बनाया है। शुरुआत से पढ़ते जाते हैं। ई इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो। ठीक है, ई यहां है, चारों में से कहीं भी नहीं है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जब अंदर की तरफ फेस है तो लेफ्ट साइड इधर आएगा। ठीक है, नॉर्थ साइड में फेस जा रहा है मेरा, तो डी इधर आएगा। ठीक है, डन हो गया। C is the neighbor to E. C is the neighbor to E. ये भी डन हो गया। And is sitting diagonally opposite to D. And is sitting diagonally opposite to D. ये लो साथ diagonally opposite भी हो गया। ठीक है। B is the neighbor to F. B is the neighbor to F. ये लो साथ neighbor हो गया। ठीक। A का जो कोई डायरेक्शन नहीं था और खाली स्पेस एक बची थी, तो इसलिए हमने क्या किया, A को डायरेक्टली यहां बिठा दिया। ठीक है बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस। तो अब क्या करना है आपको? पहला सवाल जो है, मेरा सेटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से बन चुका है, अब मुझे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, उन सवालों के जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। तो आइए पहले सवाल को जो है पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर? ठीक है, डायगोनली ऑपोजिट में एक तो डीसी है और एक एएफ है। एएफ का कहीं ऑप्शन दे रखा है क्या भाई? ये रहा ए एंड एफ, ये लो ऑप्शन डी ए एंड एफ इज माई फाइनल आंसर टू दिस। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन डी ए एंड एफ। ठीक है, ऐसा मैं कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। इस अरेंजमेंट को ध्यान रखो, एईसी डीबीएफ।
ये देखो यहां पे फटाफट से अरेंजमेंट बना लो। अच्छा, इंक जो है वो प्रॉब्लम कर गई हमें। ए ई सी डी बी एफ, ऐसा ही था, ऐसा ही था ना, ए ई सी डीबीएफ, डीबीएफ, ठीक है। चलो यही अरेंजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सेम रो, ऐसा पूछा गया है, तो सेम रो के अंदर ए एंड ई आर इन द सेम रो, ठीक है। ई एंड डी आर ओपोजिट, सी डी आर ओपोजिट, ए बी आर ओपोजिट, सी ई आ, अब देखो फंस गया। ऑप्शन सी एंड ई, ठीक है, सेम रो में है। ओहो हो, ओहो हो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई। तो आप एक काम करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सेम रो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन सेम रो, ठीक है, ए और ई भी है, सी और ई भी है। तो आप एक काम करो, एक नया ऑप्शन बना लो, ऑप्शन एफ, जिसको कि आप कहोगे ए एंड ई, ठीक है, ए एंड ई बोथ। कैसे भाई, इसको ना ऐसा मैं बनाना चाह रहा हूं, देखो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ई बोथ, तो मैं और एफ को जो है अपना आंसर बना लूंगा और यहां पे लिख दूंगा कि एफ मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि ए ई सी तीनों नेबर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के, और है एक ही रो के अंदर। और इसमें ऐसा पूछा हुआ था कि भाई बता दो मुझे कि सेम रो में कौन कौन है, तो ए ई भी है और सी ई भी है, तो ई डी नहीं है, सी बी नहीं है, एंड ए बी भी नहीं है। तो आपने क्या किया, एक पांचवा ऑप्शन अलग से बना दिया, सॉरी पांचवा नहीं, छठा ऑप्शन अलग से बना दिया, विच आपने कहा कि ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां आप क्या करोगे करेक्शन के लिए, ये लो भाई, ऑप्शन एफ, ए एंड ई बोथ आर नेबर्स एंड बोथ आर इन सेम रो, ऐसा आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, ए ई सी डी बी एफ, ये लो साहब, वापस से आ जाओ। ए, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट बनाना था ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, देख लो भाई, एफ बी डी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था। ए ई सी कहीं दिख रहा है क्या, यार ये क्या गड़बड़ हो रही है, रुको, ए ई सी एफ बी डी, ये रहा, ठीक है, मार्क कर लिया। डी बी एफ, डी बी एफ आर इन सेम रो, ठीक, ऐसा मुझे यहां लिखा हुआ है, यहां मुझे दिख भी रहा है डीबीएफ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लो भाई, फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो। चलो आगे बात कर लें। चौथा सवाल आज के लिए, उससे पहले डायरेक्शन जो है एईसी डीबीएफ, अब after interchanging seats with E, who will be the neighbor of D in the new position? After interchanging seats with E, who will be the neighbor of D in the new position? क्या कहा गया है, समझ रहे हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को समझो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज को समझो। आपसे कहा गया आफ्टर चेंजिंग सीट्स विद ई,
ई के साथ सीट चेंज करने पर, ई के साथ सीट चेंज करने पर हु विल बी द नेबर्स ऑफ डी एंड डी इन द न्यू पोजीशन। मतलब आपसे कहा गया है, इस लाइन को वापस पढ़ना चाहोगे एक बार? आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विद ई, यानी कि ई के साथ सीट इंटरचेंज करने पर डी के नए नेबर्स कौन कौन से होते हैं? तो ई की जो सीट इंटरचेंज होगी वो डी के साथ ही होगी, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा है। क्योंकि क्वेश्चन के अगले भाग में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि डी के नए नेबर्स कौन से होंगे। तो इसका मतलब विच मेक्स इट क्लियर कि ई और डी में सीट इंटरचेंज हो रही है। तो जब हम ये रीअरेंजमेंट वापस से बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट मिलता है, और ये ऐसा रीअरेंजमेंट मिलता है जहां पर ई यहां, बी और एफ यहां होता है। तो अब आपसे पूछा गया आफ्टर द इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज बताऊं मैं, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंज डी के नए नेबर्स कौन कौन होंगे? तो आपसे कहा गया ए एंड सी। क्या यहां पर ए एंड सी कहीं दे रखा है? ओनली ए? नहीं, क्योंकि डी सेंटर एलिमेंट है या सेंटर सिटिंग पोजीशन पे है, तो दोनों उसके नेबर्स हैं। ओनली सी? नहीं। एफ एंड बी? नहीं। ओनली बी? नहीं। तो सी एंड ए विल बी दी नेबर्स टू व्हाट? डी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों को लग गया होगा एक आइडिया कि सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे आते हैं, राइट। जहां तक बात है लैंग्वेज को समझने की, तो लैंग्वेज को समझो यार और क्वेश्चन को करते चलो। जैसे इस क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा टाइप से लिखा हुआ था, तो ऐसे ही डायरेक्शन सेंस टेस्ट में और भी अच्छे अच्छे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते जाओगे आप लोगों को आइडिया लगता जाएगा कि आप लोगों को एक्चुअली क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, ये ओरिजिनल अरेंजमेंट था भाई, ये ओरिजिनल अरेंजमेंट था, राइट। ठीक है, ओरिजिनल अरेंजमेंट था। उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि हमें ई और डी को इंटरचेंज करना है। फिर हमने इंटरचेंज वाली पोजीशन बनाई और उसके बाद उस हिसाब से आंसर दिया कि सी एंड ए इज योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, बहुत मजा आया होगा। चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा रिवीजन वाला पार्ट, और हमने जो एक चीज नहीं की वो भी कर देते हैं। ठीक है, यहां आंसर लिखा ना हम भूल गए थे, हमने आंसर लिखा, यहां पे भी हम भूल गए थे भाई, तो यहां पे भी हम आंसर लिख देते हैं अभी। तो क्या है? ऑप्शन सी। अच्छा सर, बी जैसा लग रहा है। नहीं बेटा, बी जैसे तो नहीं लगने देंगे, चिंता ना कीजिए। ये लो, ठीक है, डीबीएफ। और कुछ भूले थे क्या? नहीं, बाकी सब में लिखा हुआ है सर। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का मेन चीज या मेन कंसंट्रेशन जहां हमारा होना चाहिए, विच इज ऑन रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच सेज सिट डाउन। ठीक है, तो L4 रिवीजन ऑफ द चैप्टर सेज सिट डाउन, ऐसा मैं लिख देता हूं यहां पे। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है सिट डाउन गायब हो गया है। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। अच्छा, ओ ओ शिट शिट शिट, सॉरी, मेरी फॉल्ट है भाई, मेरी फॉल्ट है। मुझे याद नहीं था कि एनिमेशन जैसी भी कोई चीज होती है। ये लो भाई, एनिमेशन जैसी भी चीज होती है। सिट डाउन चैप्टर का नाम है। शुरू करते हैं रिवीजन। क्या है? रिवीजन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने L1, L2 एंड L3 तीनों लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, नोट्स बना लिए हैं और क्वेश्चंस को मेरे साथ के साथ करते हुए चले हैं। तो उसी के बाद जो है प्री रिक्वेस्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी द आइडिया ऑफ सिटिंग पोजीशन आपको लग जाएगा। ठीक है, आइडिया ऑफ अरेंजमेंट आपको लग जाएगा,
और उसके बाद क्वेश्चंस करने का तरीका भी आप लोगों को एग्जैक्टली आ जाएगा, पोजीशंस एंड प्लेसिंग का आइडिया भी आपको लग जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। कीवर्ड क्या यूज होने वाले हैं आज के लेक्चर में, यानी कि जो 45 मिनट का सेशन हम लोग करने वाले हैं जिसमें हम L1 L2 L3 तीनों के बारे में बात करेंगे, उसमें कीवर्ड है नेम, प्लेस, पोजीशन, सेटिंग, क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि चैप्टर ही डायरेक्शन सेंसेस है। और आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम ये होगा कि डायरेक्शन सेंसेस यानी कि सेट डाउन चैप्टर का हम लोग रिवीजन आज पूरे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। बहुत टाइम से मैंने असाइनमेंट नहीं दिया गूगल क्लासरूम पर, ड्यू टू सम रीजंस मैं असाइनमेंट नहीं दे पाया था बेटा। कल वाला क्वेश्चन भी मैं इसी वजह से आंसर नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट एक बच्चे ने उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया। क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन जो कि सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड था, जहां पर जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई एक ऑडियंस बैठी है और उसके सामने 4 या 5 सिंगर्स हैं, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है। मुझे याद आ गया कि यार मैं क्वेश्चन यही बता देता हूं ना, तो अच्छा भी रहेगा, है ना, अच्छा भी लगेगा आप लोगों को कि क्वेश्चन बता दिया सबने फाइनली। एक सेकेंड यार, वो नीचे वाला कर्सर नहीं आ रहा है, कृपया हमें एक सेकंड का वक्त दें ताकि मैं क्वेश्चन भी देख लूं एंड आई कुड हेल्प यू गाइज विद द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ गया भाई, कर्सर आ गया, विंडो डाउन करते हैं वो बंद, जरा एक मिनट दीजिए। भाई सवाल आप लोगों का ये था कि एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें 1 और 2 दोनों चीजें कवर हो रखी हैं। क्वेश्चन सेज अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है, ऑन द स्टेज, ठीक है साहब। तो अगर मैं नॉर्मली एक कंडीशन आप लोगों के सामने बनाऊं तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी क्या बेटा? यहां मान लो ये ऑडियंस बैठी हुई है और यहां मेरे सिंगर्स बैठे हैं। कौन बैठे हैं? यहां मेरे सिंगर्स बैठे हैं। कितने सिंगर्स हैं भाई? 7 सिंगर्स इन अ रो, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 7 सिंगर्स हो गए। इनका फेस ऑब्वियसली ऑडियंस की तरफ ही होगा, तो मैं ऐसा फेस इन लोग का बना देता हूं। ऑल्दो फेस ऐसा नहीं होता बट डायरेक्शन के हिसाब से दे आर फेसिंग साउथ, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। उसके बाद कहा गया डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है। अगर सी यहां है तो डी ऑब्वियसली यहां होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। रफ अरेंजमेंट पहले करो, उसके बाद यहां पर इनको प्लेस करना, ठीक है। उसके बाद मुझसे ये कहा गया, अगली लाइन मुझसे कहती है इफ सॉरी एफ इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। तो अभी इससे मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, जी यहां पे भी हो सकता है एफ के और यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो इसका मतलब जी डेफिनेटली यही होगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में तो एक सेकेंड सॉरी 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 सॉरी, देखो क्या हो रहा है, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने फेस नीचे की तरफ किया है, इसका मतलब मेरा लेफ्ट यहां होगा और राइट यहां होगा, ठीक है, क्योंकि फेस डाउनवर्ड्स है तो लेफ्ट इज दिस साइड एंड राइट इज दिस साइड, राइट, नीचे की तरफ। अब वापस से क्वेश्चन को हमें पढ़ना होगा, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी कि सी कहीं भी हो उसके राइट में डी इधर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं और आगे आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, एफ इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। एफ जो है इमीडिएट नेबर है जी का, तो जी यहां पे भी हो सकता है, जी यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, अब जो है आपको यह क्लैरिटी मिली कि बी भाई साहब यहां आएंगे, ठीक है, और जी इधर आएगा, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, फिर क्या हुआ, E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A, ठीक है।
ए के लेफ्ट साइड में ई होगा। क्लियर है? C and B have one finger in between them. C and B have one finger between them. तो क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन सकता है? D, C। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, अब एक और चीज, A and D have one finger between them। तो अगर मैं A एंड D को देखूं तो A यहां आना चाहिए और E यहां आना चाहिए। क्लियर? क्या मेरे सातों फिंगर्स बैठ गए? बिल्कुल सर, मेरे सातों फिंगर्स बैठ गए। तो ये जो रफ अरेंजमेंट मेरा था ये सब मैं हटा देता हूं, और नॉर्मली अगर मैं देखता हूं तो मेरी जो पोजीशन है वो ऐसी कुछ होगी। यहां देखो, G, F, B, D, C, A, E। ठीक, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने साउथ में डायरेक्शन दिया, ऑडियंस यहां बैठी हुई है, तो ऑडियंस को फेस ही तो करेंगे ना सिंगर। ठीक है, तो ऑडियंस को अगर फेस करेंगे तो इस तरीके से बैठे होंगे, उनका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। राइट, तो वही चीज मैंने करी है, लेफ्ट ये लिया है और राइट ये लिया है, और उसी के हिसाब से एक बार फिर से डायरेक्शन को चेक कर लो। चाहो तो आप लोग भी अपनी मॉड्यूल्स खोल लो और देख लो। D is to the immediate right of C, D is to the immediate right of C। कूल है सर। F is to the immediate neighbor of G, F is the immediate neighbor of G। ठीक है सर, है ना? B is to the immediate left of F, B is to the immediate left of F। ये रहा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया E is to the immediate left of A, E is to the immediate left of A। डन। ठीक है, C and B have one finger between them, C and B have one finger between them। तो ये एक ही फिंगर है ना। उसके बाद आपसे बोला गया A and D have one finger between them, तो A and D have one finger between them। ठीक है, और कोई अरेंजमेंट? कोई अरेंजमेंट नहीं है सर। E A C D B F G, ऐसा एक अरेंजमेंट आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा एक अरेंजमेंट आपका अगर बन गया तो उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए उनका आंसर हम अभी दे देते हैं। क्वेश्चंस भी हमारे पास लिखे हुए हैं भाई। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज which of the following pairs of singers are sitting at extreme ends? ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है immediately between which of the following pair of singer is D sitting? D किन के बीच में बैठा हुआ है? D किन के बीच में बैठा हुआ है? तो आपका ऑप्शन होगा B एंड C के बीच में बैठा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन C विल बी करेक्ट। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन अगेन C विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। समहाउ मैं कल इसका आंसर नहीं दे पाया ऑन व्हाट्सएप, बट मैंने आपको ये यहां पर समझा दिया, यानी कि वीडियो में समझा दिया, क्योंकि ये रिवीजन सेशन था और मुझे ऐसा लगा कि यार ये समझा देना चाहिए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपीज में बना लीजिए। ठीक है बेटा, क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक बेसिक अरेंजमेंट के बाद ये याद रखो हमेशा कि ये रफ लेआउट है। ठीक है, ये याद रखा करो यार, ये रफ लेआउट बनता है हमेशा और मेन अरेंजमेंट ये होता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को आ गए होंगे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ भी लिया होगा। चलते हैं हमारे रिवीजन वाले पार्ट की तरफ, जो करना है हमें अब। ठीक, इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोगों ने देखा था या नोटिस किया था कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमें बेसिक आइडिया ऑफ सिटिंग होना चाहिए। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि भाई तरीका बैठने का सबका अलग अलग होता है और सबका बिठाने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी।
व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर, तो हम लोगों ने ये कहा था कि भाई एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या चीज होती है। एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है किसी भी सिंगल रो के अंदर बच्चों को बिठाना, या अगर उस रो को घुमा करके ऐसा कर दिया जाए तो वो एक सर्कुलर फॉर्मेट बन जाता है। तो आपसे जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा हमें करना होता है। आपको कहा जाए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि एक ही रो में बैठा हुआ है तो एक ही रो में सारे बच्चों को बिठा दो। आपसे कहा जाए कि ऑपोजिट टू रोज में बैठे हुए हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम आपको यहां पे एक बार फिर से समझा देते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अगर आपसे कहा जाए सिंगल रो, तो सिंगल रो ऐसी होती है भाई, ठीक है, क्या होती है? सिंगल रो, सिंगल रो, ये हो गया। आपसे कहा जाए ऑपोजिट रोज, टू रोज, तो टू रोज ऐसा होती है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही आता है, टू रोज का ऑपोजिट सिटिंग वाला ही आता है ना। ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा टू रो बना दिया, ऐसा ऐसा टू रो बनाना था तो फिर सिंगल ही रो कर देते, ठीक। तो इस चीज को आप माइंड ना करें। फिर जो है एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पर या तो बोल देगा कि फेस जो है इनसाइड हो रखा है, या बोल देगा कि फेस आउटसाइड हो रखा है, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें भी फेस का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, बट दीज आर द थ्री टाइप, जहां पर आपसे ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकता है, फिर ऐसा भी बोल सकता है, और फिर ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। कैसा भी बोल दे यार, वो उसकी मर्जी है, और एक ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टाइप्स हैं जो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी या तो ऐसा या ऐसा, तो ये 1 और ये 2 टाइप है जो ऐसा यहां हो सकता है। यहां पर ये 1 है और ये 2 है, या तो इनसाइड फेसिंग या आउटसाइड फेसिंग। तो ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन हमें यहाँ यूजुअली देखने को मिलते हैं, जिनको हमें आगे जाकर के सॉल्व करना होता है, या हम लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेटिंग पैटर्न है जो कि 4 स्टूडेंट्स का हो सकता है, 2 लड़कियां और 2 लड़के, किस तरीके से या कितने तरीकों से सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, या उनका सेटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से, कितने तरीकों से करवाया जा सकता है। तो इसको एक बार देख लो वापस से, ठीक है, ध्यान से देख लो। पहला वाला अरेंजमेंट जो है, 2 लड़कियां और 2 लड़के हमने एक साथ बिठाए हैं। दूसरे वाले सेटिंग अरेंजमेंट में हमने 2 लड़के आगे बिठाए हैं और 2 लड़कियां पीछे बिठाई हैं, एक ही लीनियर रो के अंदर। फिर तीसरे सिटिंग अरेंजमेंट में हमने एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का ऐसा बिठाया है, यानी कि ऑल्टरनेटिव सिटिंग अरेंजमेंट किया है, ठीक। उसके बाद चौथे वाले में हमने बॉयज को प्रेफरेंस पहले दी है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में द ओनली डिफरेंस इज प्रेफरेंस का डिफरेंस, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में द ओनली डिफरेंस इज प्रेफरेंस का डिफरेंस, जहां पर यहां हमने गर्ल प्रेफरेंस दिया है, यहां हमने बॉय प्रेफरेंस दिया है फॉर दी फर्स्ट सेटिंग पोजीशन, राइट। एल्स और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 डिफरेंस है, पहला गर्ल प्रेफरेंस है, दूसरा बॉयज को सेंट्रलाइज किया हुआ है, यानी कि दोनों बॉयज को 2 लड़कियों के बीच में बिठाया हुआ है, जस्ट लाइक अ सैंडविच। यानी कि ब्रेड, देखिए ब्रेड, एक ब्रेड इधर एक ब्रेड इधर, और बीच में आलू का मसाला या फिर स्टफ्ड मसाला, राइट। तो उसी तरीके से गर्ल गर्ल, बॉयज बॉयज, ठीक है। फिर वही सैंडविच चेंज कर दिया, यहां पर बॉयज बॉयज, गर्ल गर्ल कर दिया, राइट। तो इस बार ये आलू कौन है? लड़कियां, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये चीज थी जो हमने आपको सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताई। फिर मैंने आप लोगों को अगला एक और चीज एक्सप्लेन किया था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। पहले में मैंने पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट किया और रैंडम कैसे भी बॉयज और गर्ल्स को बिठा दिया, यानी कि एक रो में बॉयज और एक रो में गर्ल्स कर दिया, ठीक है। फिर 2 है, बॉयज फेसिंग नॉर्थ एंड गर्ल्स फेसिंग साउथ, बॉयज फेसिंग नॉर्थ ऊपर की तरफ, गर्ल्स फेसिंग साउथ नीचे की तरफ। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दोनों एक दूसरे को भी फेस कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दैट। जहां पर मुझे डायरेक्शन सेंस टेस्ट में एक बार फिर से इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बहुत ज्यादा ज्ञान हमें होना चाहिए, ठीक है। सिट डाउन यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट, मैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट स्टार्टिंग में गलत बोल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए थे, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जहां पर आपको बैठने के लिए राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस टेस्ट खत्म किया है, उसी फ्लो में हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट को भी अभी खत्म करने वाले हैं, राइट। आगे बात कर लेते हैं।
फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चीज होती है एक्सट्रीम एंड्स वाली, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास दो लड़कियां हैं, दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे बैठी हुई हैं, तो मैंने आप लोगों को यह कहा कि बॉस एक एक्सट्रीम एंड होता है लेफ्ट साइड और एक एक्सट्रीम एंड होता है राइट साइड, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट यहां पर मैंने बनाया और एक्सट्रीम राइट मैंने यहां पर बनाया और दोनों लड़कियों को अलग अलग जगह बिठाया था, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट क्या होते हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले में भी दिया हुआ है। इसको भी हम एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट कह सकते हैं, बट अगर मैं आपसे कहूं एक्सट्रीम कॉर्नर्स या एक्सट्रीम एंड, तो इसका मतलब दोनों एंड है, ठीक है। कोई एक जगह पे एंड नहीं होता, दोनों जगह जो है कॉर्नर्स होते हैं, दोनों जगह एंड होती है, ठीक। अगर हम सर्कल की बात करते हैं ना, तो सर्कल के केस में ये एक्सट्रीम एंड नहीं आते भाई, सर्कल में कोई एंड ही नहीं होता भाई। सर्कल तो कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ हमें पता ही नहीं है ना, अनटिल अनलेस हमसे कहा गया हो कि भाई यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल में कोई एंड नहीं होता, इसीलिए सर्कल में एक्सट्रीम एंड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये याद रखो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सेंटर और मिडिल पोजीशन क्या होती है, ठीक है। सेंटर और मिडिल पोजीशन का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास दो लड़कियां हैं, दो लड़कियों में एक लड़के को बिठाने का सिंपल तरीका होता है, क्या होता है कि उस लड़के को बेचारे को बीच में बिठा दो और बात वही आ जाती है, सैंडविच है ना, दो ब्रेड के पीस, बीच में आलू का स्टफिंग, तो यही चीज हुआ। इसको आलू मान लो और बीच में और कॉर्नर्स पे दो ब्रेड मान लो, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से भी बनाते हो, कैसे बनाते हो, इस तरीके से भी बनाते हो, तो दिस इज अ सिंपल थिंग, ठीक है ना भाई। तो ये सेंटर पोजीशन हुई, ये कॉर्नर पोजीशन हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी, ये चीज आप लोगों को ध्यान से देखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम ये बात कर लेते हैं कि इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या चीज होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ध्यान से इस चीज को देखो एक बार, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या होता है, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझना बहुत जरूरी है, क्यों समझना बहुत जरूरी है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। कैसे बता रहा हूं मैं कि इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ हूं या बैठा हुआ हूं जैसा भी, तो मेरा इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, यहां पर, ठीक है। दिस विल बी माई इमीडिएट लेफ्ट एंड दिस विल बी माई इमीडिएट राइट, ठीक। अगर मेरा डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता है, अब मैं साउथ डायरेक्शन में फेस कर रखा हूं, तो मेरा इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त। ये मेरा इमीडिएट राइट हो जाएगा और ये मेरा इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, अब समझ रहे हो आप इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट क्या चीज होती है। लेक्चर वन में मैंने इसीलिए अच्छी तरीके से समझा दिया था, बताया था एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि हम जस्ट क्वेश्चंस करने वाले थे और आज हम एक झटके में जो है 45 मिनट्स में जो है 3 लेक्चर्स का समरी देख रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं। अब देखो, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल या इमीडिएट राइट ऑफ राहुल इज सुजय, ऐसा मैंने आप लोगों को एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि भाई राहुल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप लोगों को ये आइडिया लगेगा, ठीक है। ये जो पिछला एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था ना, ये पिछला एक्सप्लेनेशन था किसी एक रो के लिए, किसी एक रो के लिए, ठीक है। आप आगे जो आप देख रहे हो इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट, ये है सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी कि
सर्कुलर अरेंजमेंट। ये सर्कुलर अरेंजमेंट जो है इस तरीके से होता है कि अगर राहुल का फेस जो है अंदर की तरफ है तो यहां नीचे बैठते टाइम उसका जो राइट होगा वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। कहां? यहां। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जब राहुल ऊपर की तरफ बैठा है और फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा। अरे बेवकूफों, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि राइट इधर और लेफ्ट इधर। अभी के केस में राइट इधर है ना, ये लेफ्ट इधर है, तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट इधर और ये हो जाएगा लेफ्ट इधर। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा। ठीक है? कैसा हो जाएगा? ऐसा ऐसा ऐसा। समझो उस चीज को, समझो और ध्यान से देखते रहो, समझो और ध्यान से देखते रहो। ठीक है? क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इन सारी चीजों का आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट नेक्स्ट, कॉर्नर्स और साइड्स क्या क्या होती हैं। ठीक है? कॉर्नर्स और साइड्स क्या क्या होती हैं, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। कंटिन्यू लेक्चर जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो ये चीजें हमें आइडिया होना बहुत जरूरी है, इन चीजों के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से चीजों को सॉर्ट करना है, किस तरीके से चीजों को देखना है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं सेटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर हमने पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ा है और उसके बाद हम लोगों ने जो है सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में बातचीत करी है। ठीक है? क्लियर है? अबे डायरेक्शन सेंस टेस्ट तो पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा क्या? चलो, मतलब तुम लोग को YouTube की प्लेलिस्ट खोल के दिखाऊं मैं, ना कि भाई सच में डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रुक जाओ, तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। रुक जाओ, तुम रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं बताता हूं तुम लोग को। प्लेलिस्ट में खोल के खुद ही देख लेता हूं ना भाई। अच्छा देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3 क्लासेस में सेम चैप्टर चलते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है। भाई बी रेगुलर डायरेक्शन सेंस टेस्ट ही तो है। अबे बी रेगुलर डायरेक्शन सेंस टेस्ट ही तो है। 7वीं कक्षा में बी रेगुलर पढ़ा है ना मेरे दोस्त, वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट ही है। अभी मैं तुमको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। और ये भी जोर से मेरी आवाज आएगी। ये बी रेगुलर डायरेक्शन सेंस टेस्ट ही है बेटा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा 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 अच्छा। ओहो हो, रुको 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 रुको, तुम रुको। ये एट दी डेस्टिनेशन, सॉरी, माय फॉल्ट। एट दी डेस्टिनेशन जो है, बी रेगुलर वाली बात नहीं कर रहे हम करें एट दी डेस्टिनेशन की बात, जहां हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ा था। यार तुम लोग को क्या पूरा चैप्टर निकाल के दिखाऊं मैं ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने कहा था ना एट दी डेस्टिनेशन। ये देखो एट दी डेस्टिनेशन, ये देखो, दिख रहा है क्या? ब्लर हो रहा होगा, ये ब्लर हो रहा होगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो एट दी डेस्टिनेशन जो चैप्टर है वहां हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करी और उसके बाद हमने नंबर क्यूबल और अल्फाबेटिकल क्यूबल की बात करी। और उसके बाद अब हम फाइनली जो है सेटिंग अरेंजमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं या सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट हमने पहले पढ़ लिया था। चलो ठीक है, राहुल के बारे में बात हो गई। बात हो गई क्या राहुल के बारे में? अगर राहुल के बारे में बात हो गई तो आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं तो लिख लो इसको एक बार, ध्यान से लिख लो, ताकि ताकि जो है आप लोगों को आइडिया रहे। ठीक है? आप लोगों को आइडिया रहे कि एक्चुअल हो क्या रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जहां मैंने 4 दोस्तों के नाम लिए थे। पहला दोस्त है राहुल, सुजय, रोहित और आकाश। ये 4 दोस्त थे भाई। इनका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ऑन द बेंच such that Sujay and Akash sit at extreme ends
एंड रोहित इज सिटिंग लेफ्ट टू आकाश। ऐसा करके हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बनाया था, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो था, एक बेहतरीन अरेंजमेंट कैसे कन्वर्ट हुआ था, वो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था, कि जिसमें भाई ये साफ साफ था कि यहाँ इन सुजय और आकाश नहीं बैठ पाएंगे। तो राहुल और रोहित का जो सिटिंग पोजीशन है वो आगे वाली लाइन से हमें पता चल गया था कि रोहित सिट्स लेफ्ट टू आकाश, ये रोहित सिट्स लेफ्ट टू आकाश, ठीक है। ये ऐसा कुछ करके हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही था, टू बॉयज एंड गर्ल्स वाला। ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अरेंज गीता, सुनीता, रवीना, संगीता such that a way that Geeta and Sangeeta sit next to each other and Ravina sits left to Geeta। ऐसा फिर से हम लोगों ने एक अरेंजमेंट दिया था, जहां पर सुनीता, गीता और संगीता के अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आई थी। तो एग्जैक्ट अरेंजमेंट हम लोगों ने आपको फिर से समझाया था। एक्चुअल जो सिटिंग है वो देखना है तो आप लोगों को जाना होगा लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जो कि है क्वेश्चंस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, कुछ जनरल अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, एक नॉर्मल डायरेक्शन थी जहां पर हम लोगों को ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्वेश्चन देखा होगा, नहीं देखा तो जाओ बेटा लेक्चर नंबर 2 को देख लो, ठीक है। ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें थी। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आया था कि एक बुक्स का अरेंजमेंट था, जहां पर हमें कॉम्पोजिशन, प्लेइंग पोएट्री और लिटरेचर वाली बुक्स को अरेंज करना था एक स्टैक के अंदर, और वो स्टैक कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ऐसा कुछ स्टैक था, एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई थी और फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अरेंजमेंट जो है हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से किया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा वैसा हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था। क्वेश्चन को देख लो, नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर नंबर 2 लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेटा, ठीक। उसके बाद ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आया था, जहां पर फील्ड के अंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने दिखाया था। क्वेश्चन कहता है कि ABCD आर सिटिंग इन अ ग्राउंड इन द सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, यानी कि फेसिंग द सेंटर से मुझे पता चला कि भाई इसको घूर रहे हैं, यहां घूर रहे हैं। तो जैसे ही घूर रहे हैं तो अगला इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया कि G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो मैंने क्या करा, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, G के लेफ्ट साइड में C को बिठाया। भाई मुझे राइट और लेफ्ट का आइडिया कैसे लगा, ऐसे लगा कि मुझे पहले ही बोल दिया गया कि जो पेस है वो सेंटर की तरफ, राइट। तो उससे मुझे राइट और लेफ्ट का आइडिया लग गया और मैंने कह दिया कि ये मेरा लेफ्ट है ना, कह दिया ना। अबे ये था, इसकी वजह से लेफ्ट डिसाइड किया था, इसकी वजह से G इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C, सेकंड लेफ्ट ऑफ C, यहां से लिया था, यहां से, इधर से, इसका लेफ्ट नहीं लिया था, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ा था, A इज टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ E, A इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ E। अब E अगर यहां बैठा हुआ है मेरा, तो E का लेफ्ट साइड कहां होगा, इधर ही तो होगा, इसी डायरेक्शन में तो होगा। तो ये भी हमने डिजाइन कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन होने के बाद थिंग्स गो प्रिटी इजी, मगर अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। दिस इज द ओनली थिंग। फिर हमने कुछ इसी टाइप पे क्वेश्चंस को किया, है ना। ये सारे क्वेश्चंस उसी सिटिंग अरेंजमेंट पे थे, जहां पर बच्चे जो है सिटिंग सेंटर की तरफ देख रहे थे एक फील्ड में बैठ के। अगला क्वेश्चन जो मेरा आया कि एक मार्च पास्ट हो रहा है, उसमें 7 लोग एक रो के अंदर खड़े हुए, ठीक। तो हमने क्या करा, ये एक जनरल सिटिंग अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। ये जनरल सिटिंग अरेंजमेंट बनाया और उसके हिसाब से हमने ये मेन सिटिंग अरेंजमेंट बना के पटका, क्या बना के पटका, मेन सिटिंग अरेंजमेंट बना के पटक दिया। क्लियर है, इसको भी ध्यान रखो, इसको भी समझते हुए चलो, सोचते हुए चलो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस वही किया, एक नया क्वेश्चन देखा, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। फिर वही चीज, एक जनरल सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, जनरल सिटिंग अरेंजमेंट बना करके एक पूरा जो है प्लान आउट बना दो। क्यों, अब देखो ये जो रो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं अगर इजी क्वेश्चन है तो आप लोगों को दिख जाएगा कि ये एक जो अल्फाबेट है ना, या एक जो बंदा है, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट कॉर्नर में या एक्सट्रीम एंड पे आपको दिखा रखी होगी, या तो कॉर्नर दिखा रही होगी, या एक्सट्रीम एंड दिखा रखी होगी, या सेंटर भी दिखा सकते हैं। तो उस लाइन को पढ़ के और फिर पूरे क्वेश्चन को अरेंज करने की कोशिश किया करो, ठीक है। दिस इज द मैंडेटरी थिंग। क्या ध्यान रखना है आपको, एक्सट्रीम एंड कहीं बोल तो नहीं रखा, एक्सट्रीम एंड तो कहीं नहीं बोल रखा, कॉर्नर तो कहीं नहीं बोल रखा, ठीक है, या फिर कॉर्नर के अलावा सेंटर पोजीशन तो कहीं नहीं बोल रखी।
ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कहां पर, रो वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा लेक्चर यानी कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन का लेक्चर जो हमने किया था, उसमें फिर से वही था कि भाई 7 बच्चों को अलग अलग तरीके से बिठा रखा था और जो डायरेक्शन दे रखी थी उसमें हमने सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करी कि भाई कहीं कोई कॉर्नर की बात तो नहीं कर रखी। तो अगर कॉर्नर की बात नहीं थी तो फिर हमने वही एक रफ अरेंजमेंट बनाया और रफ अरेंजमेंट के हिसाब से हमसे जो जो कहा गया था हमने वो अरेंजमेंट किया और फिर इनको जो है मेन सीट्स पर बिठा दिया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो गया। आगे बात कर लेते हैं। फिर से हमसे वही उसी अरेंजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया तो हमने उसमें भी आंसर दे दिया कि भाई हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो हमें 3 इधर दिखे, हमने डी को मिडिल में बिठा दिया। फिर हमसे पूछा गया हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो हमने वापस अरेंजमेंट को देखा और हमें ये ऑब्वियसली पता था कि लेफ्ट साइड यहां है, लेफ्ट साइड यहां है, राइट साइड यहां है। तो हमने कहा कि एक्सट्रीम लेफ्ट में तो सी बैठे हुए हैं, तो हमने सी को फटाफट से वहां बिठा दिया। फिर हमसे वापस पूछा गया एक नया क्वेश्चन जिसमें फिर से कहा गया कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो। हमने ध्यान से देखा तो डी इज नॉट एट द एंड, एक लाइन हमें ये इंपॉर्टेंट लगी थी। क्या लगी थी? एक हमें ये इंपॉर्टेंट लाइन लगी थी, डी इज नॉट एट द एंड। और दूसरी लाइन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो थी एफ इज नॉट एट द राइट, जिससे हमें क्लैरिटी मिली कि डी भाई किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा और एफ जो है वो राइट एंड पे तो डेफिनेटली नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमने उसको लेफ्ट एंड पे बिठाया और उसके बाद बाकी सारा अरेंजमेंट जो है हमें ऑलरेडी कर चुके थे, तो यहां पर अरेंजमेंट किया। खाली जगह हमारे पास डी की बची थी तो हमने डी को ऐसे ही बिठा दिया क्योंकि हमसे कहा गया था कि डी किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो L3 डिस्क्रिप्शन इज इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए फटाफट से उसको विजिट कर लीजिए और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमसे क्या रिश्ता है, ऐसा। ठीक है, फिर उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आगे बात कर लेते हैं। फिर वापस वही क्वेश्चन पे बेस्ड एक और आंसर हमसे पूछा गया था कि भाई हु इज सिटिंग इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो हमने यहां ये देखा और इस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, आगे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। ठीक है, आगे फिर हमसे एक बोला गया कि भाई 6 फ्लैट्स आर ऑन द फ्लोर और दोनों ऑपोजिट रोज में थे, ऐसा हमें बोला गया था कि भाई कुछ फ्लैट जो है नॉर्थ फेसिंग है और कुछ फ्लैट जो है साउथ फेसिंग है। तो हम लोगों ने एक जनरल अरेंजमेंट फिर से बना करके पटका, जहां हम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए थे कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं था, वहां हमें टाइम लग गया था, इसलिए हम क्वेश्चन में आंसर देखना ही भूल गए थे। ठीक है, तो हमने ये आंसर में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था, हमें लगा कि क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन गलत नहीं था क्योंकि ऑप्शन हमारे एक कंधे के पीछे छुप गया था। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर हमसे पूछा गया कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अगर आप हमें बताओ कि कॉम्बिनेशन हु इज फेसिंग साउथ, तो हमने कहा साउथ में फेस करने वाले तो यही लोग हैं, यूआरपी। तो हमने क्या किया, यूआरपी को सिटिंग अरेंजमेंट में साउथ में बिठा दिया। और डेटा इनएडिक्वेट कैसे हो सकता है बॉस, डेटा इनएडिक्वेट कैसे हो सकता है जब हमें ये ऑब्वियसली पता है कि हम अरेंजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है बेटा। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, जहां हमने कुछ क्वेश्चंस की और फिर रिवीजन की बातें करी। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो, अभी तक आपने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज डू प्रेस द लाइक button and do not forget to share the video as much as you can with your friends, family and relatives. Do subscribe to the channel Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. इसी तरीके से keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep tracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.